हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। एज वी नो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो हमारे पॉलिटी सिलेबस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली प्रीलिम स्टेज के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का स्टैटिक पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैनल पर हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई चैनल। As you can see, I'm not using any kind of whiteboard or smart board to share my knowledge with you. The reason behind this कि जैसे हमारा फ्रेंड्स का एक स्टडी ग्रुप होता है जिसमें हम किसी भी एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उसके ऊपर अपने ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, जिससे वो हमारा टॉपिक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, ताकि मैं जितने भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो स्टैटिक का हो या करंट का, उनके ऊपर आपके साथ डिस्कशन कर सकूं। बीइंग अ एस्पिरेंट, मुझे उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी भी नॉलेज होगी आई विल शेयर विद यू। आप भी अपने ओपिनियंस उस टॉपिक के रिगार्डिंग शेयर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। सो आज हम यूपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यूपीएससी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट मीन्स कि जो बाय लॉ एस्टैब्लिश नहीं है उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जो बाय लॉ पार्लियामेंट जिनको बाय लॉ एस्टैब्लिश करती है उनको बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। और यूपीएससी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो दैट मीन्स कि कुछ आर्टिकल्स की रेंज होगी जो इसके साथ रिलेट करेंगे। सो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के साथ आर्टिकल डील करते हैं। नेक्स्ट इज द कंपोजिशन कि यूपीएससी जो एक कमीशन है इसकी कंपोजिशन क्या है। यूपीएससी में होगा एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स की स्ट्रेंथ। अब वो कुछ मेंबर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी दैट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। दैट मीन्स कि ये प्रेसिडेंट की पावर है कि यूपीएससी कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे। यूजुअली 9 to 11 मेंबर्स हमें कमीशन में देखने को मिलती हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इज द क्वालिफिकेशन कि यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन बनने के लिए क्या हमें कोई एग्जाम क्रैक करना होगा या कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए। अगेन क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई, एक्सेप्ट दैट कि जो इसके 1/2 मेंबर्स होंगे उन्होंने एटलीस्ट 10 सालों के लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कभी ना कभी ऑफिस को संभाला हो। ये क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट इज द टेन्योर। अब इनका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टेन्योर में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि 6 ईयर्स का टेन्योर और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब हुआ कि चेयरमैन या मेंबर मान लीजिए कि उनका 6 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी उनकी 65 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं हुई, तो 6 साल के बेसिस पे उनका टेन्योर कंप्लीट मान लिया जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर उनकी 65 ईयर्स की एज पहले कंप्लीट हो जाती है लेकिन अभी 6 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 65 ईयर्स के बेसिस पे टेन्योर कंप्लीट मान लिया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी सबसे पहले होगा उसके बेसिस पे टेन्योर कंप्लीट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इज द रिमूवल। अब अगर इनका टेन्योर 6 ईयर्स और 65 ईयर्स है तो दैट मीन ऐसा नहीं है कि इनको इनके टेन्योर से पहले रिमूव नहीं किया जा सकता, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा, प्रेसिडेंट के पास पावर है इनको रिमूव करने की। टेन्योर से पहले अगर रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है तो उसके कुछ सर्कमस्टांसिस हैं जिनके बेसिस पे प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है। वो सर्कमस्टांसिस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। वो कौन से सर्कमस्टांसिस है, फर्स्ट इज द इंसॉल्वेंट। अगर कोई मेंबर यूपीएससी का या चेयरमैन बैंकक्रप्ट हो जाए तो प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है। एंड द सेकेंड इज कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि जो मेंबर है या चेयरमैन है वो फिजिकली और मेंटली अनफिट है कि अब वो ऑफिस को संभाल नहीं सकता, तब उस केस में प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है। एंड द थर्ड इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स कि अगर कोई मेंबर या चेयरमैन, एक तो वो इस कमीशन का भी मेंबर है और इसके अलावा वो किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में भी काम कर रहा है, अदर किसी और एम्प्लॉयमेंट में भी है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको बोलते हैं। तो उस केस में प्रेसिडेंट उनको
रिमूव कर देगा। बट देयर इज़ वन अनदर सर्कमस्टांस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसके बेसिस पे या जिसके ग्राउंड पे इनको रिमूव किया जा सकता है, और वो है मिसबिहेवियर। एंड मिसबिहेवियर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि अगर कोई मेंबर या चेयरमैन गवर्नमेंट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व्ड हो, इसका मतलब कि उसका उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना कोई पर्सनल मोटिव हो, तो उसको मिसबिहेवियर माना जाएगा। और मिसबिहेवियर के केस में जो प्रेसिडेंट है वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने के लिए भेजेगा, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड करेगी कि उस मेंबर या चेयरमैन को रिमूव करना है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड होगा। जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि चेयरमैन या मेंबर को रिमूव करना है, तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देगा। सो देयर आर 4 ग्राउंड्स: इंसॉल्वेंट, अनफिट वाली सिचुएशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड 4th वन इज द मिसबिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस को हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रीडम, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपीएससी के मेंबर्स को गवर्नमेंट बोले कि अगर आपने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो उन मेंबर्स को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा, तो क्या वो मेंबर्स कभी न्यूट्रल होकर काम कर सकेंगे? आंसर इज़ नो, क्योंकि हर टाइम उनको लगेगा कि उनकी जॉब सिक्योरिटी उनको नहीं फील होगी। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। अब वो कौन से प्रोविजन है? सबसे पहला प्रोविजन है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स मेंशन है उन्हीं के बेसिस पे प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है, जो हमने अभी 4 ग्राउंड्स डिस्कस किए। इसके अलावा ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस नहीं है कि प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेगा, तो इससे उनकी जॉब सिक्योर होती है। एंड द सेकेंड वन इज़ कि जो उनको सैलरी, प्रिविलेजेस एंड एमोलमेंट्स मिलते हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकती। दे आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि जो भी इनको सैलरी वगैरह मिलती है ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनके ऊपर वोटिंग नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट सिर्फ डिस्कशन कर सकती है लेकिन वोटिंग नहीं की जा सकती, तो ये सेकेंड इनको सिक्योरिटी का प्रोविजन हो गया। एंड द थर्ड वन इज़ कि जो यूपीएससी का चेयरमैन होगा, जब उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा देन वो फर्दर री एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि उसके बाद वो दोबारा चेयरमैन की पोजीशन पर नहीं आ सकता, और जो इसके मेंबर्स होंगे वो दोबारा या तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकते हैं, चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल होंगे, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा वो दोबारा री एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। तो ये इंडिपेंडेंस के कुछ प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फंक्शंस। अब जब भी यूपीएससी के फंक्शंस की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि यूपीएससी तो एक एग्ज़ाम रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। यस, यूपीएससी का सबसे पहला फंक्शन है कि ये एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि ऑल सेंट्रल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। बट देयर आर सम अदर फंक्शंस टू जो कि यूपीएससी के द्वारा किए जाते हैं, और वो फंक्शंस हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट यूपीएससी के साथ कंसल्ट कर सकती है। अब जब भी कंसल्टेशन वर्ड आता है तब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या वो कंसल्टेशन यूपीएससी के साथ जो भी की जाएगी क्या वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी? इसका आंसर हम देखेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन से मैटर्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट यूपीएससी के साथ कंसल्ट कर सकती है। फर्स्ट मैटर है जितने भी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड मैटर्स होंगे, क्योंकि यूपीएससी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए जानी जाती है, तो जितने भी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड मैटर्स होंगे उनके ऊपर गवर्नमेंट यूपीएससी के साथ कंसल्ट कर सकती है। एंड द सेकेंड इज द डिसिप्लिनरी एक्शंस। डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या होते हैं? इसका मतलब होता है जो भी मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट होने के बाद कोई मिसबिहेवियर करता है या किसी भी तरह का कोई मिसकंडक्ट होने के बाद जो उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स की जाती हैं उसको बोलते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन। तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन का एक ब्यूरोक्रेट के ऊपर क्या अफेक्ट हो सकता है उसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी के साथ कंसल्ट कर सकता है। एंड द थर्ड वन इज़ कि जब कोई ब्यूरोक्रेट ऑन ड्यूटी है और उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग हो जाए
तो उन लीगल प्रोसीडिंग्स का जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको रीइंबर्स, दैट मीन्स पे बैक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी के साथ कंसल्ट कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी के साथ कंसल्ट किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी? और सेकंड क्वेश्चन इज, क्या ये सभी मैटर्स पर हर बार गवर्नमेंट कंसल्ट करना मैंडेटरी होगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारे मैटर्स पर अगर गवर्नमेंट कंसल्टेशन नहीं भी करती तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। दैट मीन्स कि जो ये प्रोविज़न है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी प्रोविज़न है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। अब ये जो भी एडवाइस यूपीएससी द्वारा दी जाएगी, क्या ये बाइंडिंग होगी? द आंसर इज नो, कि जो भी यूपीएससी एडवाइस देगा गवर्नमेंट को ये बाइंडिंग नहीं होगी। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट फंक्शन जो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है वो है कि यूपीएससी हर साल एक रिपोर्ट रेडी करेगा, अपने जो भी इसने पूरा साल काम किए हैं उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट रेडी करेगा एनुअली, और उस रिपोर्ट को देगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के आगे रखेगा अलोंग विद द मेमोरेंडम, और उस मेमोरेंडम में लिखा होगा कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएससी की कंसल्टेशन ली है, और ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें कंसल्टेशन को नहीं माना गया और उसके पीछे क्या रीज़न है। तो वो सब उस मेमोरेंडम में लिखा होगा। एंड द नेक्स्ट इज़ द लिमिटेशंस। अगर यूपीएससी के कुछ मैटर्स पर गवर्नमेंट यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन भी कर सकती है, देन देयर आर सम लिमिटेशंस टू। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन नहीं की जा सकती, जिनमें से सबसे पहला मैटर है रिजर्वेशन का। तो जो भी अपॉइंटमेंट जब होता है तो उसमें रिजर्वेशन के मैटर पे यूपीएससी के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं की जा सकती। एंड द सेकेंड इज कि जितनी भी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट हैं या सर्विसेज हैं उनके रिगार्डिंग यूपीएससी के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं होगी, बिकॉज यूपीएससी ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जानी जाती है। एंड द लास्ट टॉपिक इज द रोल। रोल क्या है यूपीएससी का? सो अगर हम यूपीएससी के रोल की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यूपीएससी के लिए एक फ्रेज यूज किया है, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि यूपीएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और जो भी मेरिट सिस्टम के बेसिस पे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अपॉइंट करेगी। दैट मीन्स कि यूपीएससी को ऐसा इंश्योर करना है कि किसी भी पॉलिटिकल फैक्टर या किसी भी अदर फैक्टर की वजह से किसी कैंडिडेट को अपॉइंट ना किया जाए, सिर्फ मेरिट सिस्टम के बेसिस पर ही वो अपॉइंट हो। इसीलिए इनको बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। एंड द सेकेंड रोल यूपीएससी का क्या है कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के एग्जाम को कंडक्ट करवाना। एंड द थर्ड इज कि जो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन की जाती है तो यूपीएससी का काम है कि गवर्नमेंट को एडवाइस देना। अब वो एडवाइस यूपीएससी जो भी देगा वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि यूपीएससी इज ओनली अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। लेकिन इसमें एक सेफ गार्ड भी प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर यूपीएससी की एडवाइस गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक सेफ गार्ड क्या है, आंसरेबिलिटी का, कि दैट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट उनके एडवाइस को नहीं मानती तो प्रेसिडेंट को एक मेमोरेंडम में लिख के वो पार्लियामेंट के आगे पेश करेगा कि इन केसेस में गवर्नमेंट ने उनकी एडवाइस को नहीं माना। दैट मीन्स आंसरेबिलिटी तो है, एक सेफ गार्ड तो प्रोवाइडेड किया हुआ है यूपीएससी को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जब भी कैंडिडेट्स को मेरिट सिस्टम के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है उसके बाद जो भी उनकी ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होती है, जो भी उनके सर्विसेज कंडीशंस हैं, उनके लिए यूपीएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। तो वो सब उनके सर्विस कंडीशंस एंड ट्रेनिंग को देखेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूपीएससी। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, एज दिस इज़ माई फर्स्ट ऑन कैमरा वीडियो एज अ फुल फ्लेज्ड लेक्चर। सो आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।